So, hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए भी, और अगर आप कुछ और प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी। आई होप कि आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम करेंगे कमला दास को कवर। कमला दास के बारे में आप सब जानते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इस वीडियो में स्पेसिफिक करेंगे, जैसे कि कमला सुरैया कौन था, या फिर अगर मैं बात करूँ माधवी कुट्टी और कमला दास, तो ये तीन नाम हैं, कमला दास के ही नाम हैं, लेकिन इन्होंने तीन नाम अलग अलग यूज़ क्यों करे? कोई स्पेसिफिक रीज़न था क्या? या फिर इनका जो लिटरेचर बैकग्राउंड था वो कैसा था? या फिर इनके पेरेंट्स ने इन्हें किस तरीके से सपोर्ट किया, इनके हस्बैंड ने कैसे सपोर्ट किया, प्लस इनके जो वर्क्स थे वो किस तरीके से बाकी राइटर्स से डिफरेंट थे, या फिर कुछ अलग थे, या फिर उसमें किस तरीके की सिमिलैरिटी थी, या फिर मैं बोलूँ कि इन्होंने किन चीज़ों को डील किया। इन्होंने ऐसी चीज़ों को डील किया जिन्होंने इन्हें कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ किया। तो वो सारी चीज़ें क्या थी वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो हो सकती है 15 मिनट्स के अराउंड होगी, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं। 15 मिनट्स का एक छोटा सा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको इनके बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा, इनके मेन मेन वर्क्स भी मिलेंगे देखने को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि इनका जो बर्थ था वो हुआ था 31 मार्च 1934 में। बाय बर्थ इनका नाम क्या था? जब इनका जन्म हुआ तब इनका नाम क्या रखा? ये नाम तो उनका बर्थ के टाइम पे था। अब सेकंड चीज़ कि इन्होंने फर्स्ट एक वन टाइम पेन नेम यूज़ किया जिसका नाम था जो वर्ड था माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी नाम से इन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया। इन्होंने पेन नेम यूज़ किया। पेन नेम मतलब कि कोई भी एक दूसरा नाम जो आपका ओरिजिनल नेम ना हो। जैसे कि अगर आप कोई वर्क पब्लिश कर रहे हैं तो आप अपना ओरिजिनल नेम छोड़कर XYZ ABCD कुछ भी एक किसी दूसरे नाम से अपने वर्क को पब्लिश करें, वो होता है आपका पेन नेम। तो इन्होंने माधवी कुट्टी यूज़ किया। उसके बाद इनकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो इनका जो सरनेम था वो चेंज हो गया, तो हो गया कमला दास। तो इस तरीके से इनके 3 अलग-अलग सरनेम हैं जो इनके वर्क्स में देखे जाते हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक इंडियन पोएट थे जो इंग्लिश में लिखती थी। इंडियन पोएट थे और इंग्लिश में लिखती थी। साथ ही एक ऑथर थी जो मलयालम में भी लिखती थी। मलयालम इनकी मदर टंग थी, क्योंकि ये केरल में इनका बर्थ हुआ था, तो केरल में इन्होंने अपनी मलयालम टंग में चीज़ों को पब्लिश किया था। अब इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो मेनली क्यों हुई? जब इन्होंने शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करी केरल में, अपनी टंग में, मदर टंग में। इनका फेम था जो बढ़ गया। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे जो अंडर द नेम ऑफ कमला दास लिखे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी भी बहुत फेमस है। अब इनके जो वर्क्स थे वो वाइडली रीड किए जाते थे, और बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो इनका मेन टॉपिक था जो ये यूज़ करती थी या फिर इंक्लूड करती थी अपने वर्क्स में, वो था विमेंस इशू, चाइल्ड केयर एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इनकी में आपको देखने को मिलेगा, और विमेन केयर तो आपको हर जगह ही दिख जाएगा इनके वर्क्स में। अब जो इनके लिबरल आइडियाज़ थे विमेन की सेक्सुअलिटी को लेके, वो इन्हें कहीं न कहीं एक आइकॉनोक्लास्ट बना देते, पॉपुलर कर देते, फेमस कर देते हैं इनकी जनरेशन में। 31 मई 2009 में इनकी डेथ हो जाती है, जब ये 75 ईयर्स की थी, जहांगीर हॉस्पिटल में इन पुणे, निमोनिया की वजह से। अब इनकी कुछ हम बात कर रहे थे अर्ली लाइफ और चाइल्डहुड के बारे में। तो इनका जो बर्थ हुआ था वो मालाबार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे जो था, और केरल जिसे हम आज बोलते हैं, 1934 में नायर फैमिली में। इनकी जो फैमिली थी बहुत ज़्यादा रिनाउंड फैमिली थी। इनके फादर मदर दोनों ही एक अच्छे पोएट थे। लिटरेरी बैकग्राउंड रहा है इनका। तो लिटरेरी बैकग्राउंड की वजह से क्या हुआ, इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनहेरिट हो गई, मिली है। तो इनका जो चाइल्डहुड था वो इन्होंने कैलकाटा में स्पेंड किया था, जहाँ पर इनके फादर एज ए एम्प्लॉयड वर्क करते थे, सीनियर ऑफिसर। अब इनके फादर भी वर्क करते थे। इनकी जो मदर थी उनका लिटरेरी बैकग्राउंड था। तो कमला दास और उनकी जो मदर थी बालामणि अम्मा, दोनों ही राइटिंग में एक्सेल थी। दोनों की राइटिंग वर्क जो थे अच्छे थे। तो इनसे क्या हुआ कि लिटरेरी बैकग्राउंड की वजह से इनकी जो पोइट्री है, पोइट्री में इन्हें थोड़ी सी मदद मिलने लगी। इनका जो प्यार था पोइट्री के लिए वो स्टार्टिंग में ही बिल्डअप हो गया, जब ये छोटी एज पे थी, अर्ली एज पे थी। और क्यों हुआ? क्योंकि जो इनके एक अंकल थे, इनके ग्रेट अंकल थे नालापात जो थे, वो भी एक अच्छे राइटर थे, प्रोमिनेंट राइटर थे। तो इनका जब पूरा फैमिली बैकग्राउंड है एक लिटरेरी बैकग्राउंड में आता है, तो ऑब्वियस सी बात थी कि इनके अंदर भी वो चीज़ें इनहेरिट होंगी, और उनके अंदर भी उन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं जो लव है वो हमेशा बढ़ता रहेगा।
अब एट द एज ऑफ 15 साल पे क्या हुआ, इनकी शादी कर दी गई एक बैंक ऑफिसर से जिसका नाम था माधव दास। अब इस बंदे ने, माधव दास जो थे, ही वॉज द वन जिन्होंने इन्हें एनकरेज किया कि अपने राइटिंग वर्क को कंटिन्यू करें, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था। तो इन्होंने अपने इस वर्क को कंटिन्यू किया और उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया, पब्लिशिंग करना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश और मलयालम दोनों में। अब इंग्लिश में किया तो इससे क्या हुआ, नेशन वाइड इन्हें फेम मिलने लग गया, पूरी इंडिया में लोग पढ़ने लगे, और मलयालम में तो इन्हें पर्टिकुलरली अपने डिस्ट्रिक्ट में फेम मिलने लग गया। अब 1960s का जो टाइम था कलकत्ता में, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और वो फेमस क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे आर्ट बहुत हो रही थी, लोग उस चीज़ को प्रेज़ कर रहे थे। ये जो टाइम था ये आर्ट के लिए था, तो कमला दास ने भी उन्हीं में से थी। उस टाइम पे इन्होंने भी लिखना स्टार्ट किया था क्योंकि वो कलकत्ता आ चुकी थी, और इन्होंने अपीयरिंग, इनका जो वर्क था वो स्टार्ट हो गया। इन्होंने खुद की अपीयरेंस दिखाना शुरू कर दिया, जो कल्ट एनालॉजीज़ थी उसमें। तो धीरे धीरे जब ये फेम में आने लगे तो इनको क्रिटिसाइज़ भी किया जाने लग गया, क्रिटिसिज्म होने लगे, इनके वर्क्स को लाइट में आना शुरू हो गया। तो कमला दास ने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया था अपनी 6 पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश करवाने के लिए। हालांकि उन्होंने बोला था, एक लाइन बोली थी कि जो इंग्लिश है, जो पोइट्री है, वो इस कंट्री के लिए नहीं बनी है, मतलब कि इंडिया के लिए नहीं बनी है, यहाँ पे पोइट्री सेल नहीं होती है। ये तो था इनका पर्सनल बैकग्राउंड। अब बात आती है लिटरेरी करियर कैसा था इनका। जैसे मैंने बोला कि इन्होंने अपनी बहुत सारी वर्क्स को, शॉर्ट स्टोरीज़ को मलयालम में पब्लिश करवाया है, और बाद में इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, या फिर बाद में इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। तो कमला दास कहीं ना कहीं एक सिंडिकेटेड कम्युनिस्ट टाइप में वर्क करती थी, या फिर बन गई थी। इन्होंने क्लेम किया था, आई कोट, पोइट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री, मतलब कि इंडिया में नहीं चलेंगी, नहीं बिकती हैं। और धीरे धीरे ये पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने विमेन इशू को, चाइल्ड केयर और पॉलिटिक्स को, ऐसी चीज़ों को लाइमलाइट में लाना स्टार्ट कर दिया था। अब बहुत से लोगों को लगता है कि इतना सब कुछ लिखने के बाद भी इनको कन्फेशनल पोइट क्यों बोलते हैं। कन्फेशनल है क्योंकि आप देखिए कि इनके जितने भी वर्क्स हैं वो बहुत ही बोल्ड तरीके से इन इश्यूज़ को डील करते हैं, कन्फेस करते हैं। जैसे कि कन्फेस में बोलूँ तो सिल्विया प्लाथ भी हैं, तो सिल्विया प्लाथ को भी इनके बाद कंपेयर किया गया, इनको उनके बाद कंपेयर किया गया। तो जब इनको यहाँ वहाँ कंपेयर किया जाने लग गया बाकी राइटर्स के साथ जो कि फेमस थे, तो क्या हुआ, इनका भी फेम बढ़ गया। एज अ कन्फेशनल पोइट इनको पेयर किया गया है एनी सेक्सटन के साथ, रॉबर्ट लॉवेल के साथ, जो कि उस टाइम पे फेमस वर्क लिखा करते थे। अपार्ट फ्रॉम दीज, जो कमला दास की फर्स्ट बुक थी, पोइट्री की जो फर्स्ट बुक थी, समर इन कैलकटा, वो एक ऐसी पब्लिशिंग थी जिसने इन्हें बहुत ही ज़्यादा नेम एंड फेम दिलवा दिया। इंडियन इंग्लिश पोइट्री का एक कलेक्शन, तो उससे इनको फेम मिल गया। अब उसमें इन्होंने क्या लिखा था, इसमें इन्होंने मेनली लव के बारे में, बिट्रे बारे में लिखा था, और इन्होंने दिखाया था कैसी कैसी चीज़ों को शो किया था कि जो इंडिपेंडेंस है एक माइंड की एंड द बॉडी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। और उस टाइम पे 19th सेंचुरी में जो चीज़ें थी, उस चीज़ों को इन्होंने कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर दिया कि वीमेन को राइट्स नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, इन चीज़ों को। इनकी जो सेकेंड बुक थी पोइट्री की, द डिसेंडेंट्स, वो भी ऐसी ही चीज़ों के बारे में आर्ग्यू करती है। आई कोट हर लाइन फ्रॉम दीज वर्क, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमेन, मतलब कि यहाँ पे मेनली बेबी की बात हो सकती है और चाइल्ड की बात हो रही है। द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, द वार्म शॉक ऑफ menstruational ब्लड एंड ऑल योर्स एंडलेस फीमेल हंगर्स। तो ये इनकी लाइंस थी कमला दास द लुकिंग ग्लास जो उसमें है उससे लेकर। अब इनकी जो डायरेक्टनेस है, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्क करती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं, इनके वर्क को मैंने क्यों क्रिटिसाइज़ किया था, क्योंकि एकदम स्ट्रेट बोलती हैं। अगर ये लॉन्गिंग करती हैं लव के लिए, तो ये बोल रहे हैं उस चीज़ को, ऐसा नहीं कि बता नहीं रही है। कुछ राइटर्स थे जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं लिखा है, ओपनली डील नहीं किया है, लेकिन कमला दास उनमें से नहीं है। अगर इनकी लाइफ में लव नहीं था, अगर उसकी लाइकनेस थी, तो उन्होंने इन चीज़ों को अपने वर्क में लिखा है। जहाँ पे एक पोइट्री में इन्होंने बोला है कि एक डॉग बन गई हैं। आई थिंक इनकी वो पोइट्री है जिसमें ये बात करी है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। उसमें ये बोलती हैं कि इनकी जो लाइफ है वो लवलेस हो गई है, और उसके लिए इन्हें यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है, भटकना पड़ता है, दूसरों के गेट पे जाना पड़ता है लव के लिए। तो ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से डील करती हैं, इसीलिए इनको कंपेयर करते हैं सिल्विया प्लाथ से, मार्गरेट डोरस जो है उनसे करते हैं। अब 42 की एज में आके क्या हुआ, इन्होंने एक बहुत ही डेयरिंग वर्क पब्लिश किया, और वो क्या था, वो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, माई स्टोरी, जो कि मलयालम में लिखी गई थी, एंते कथा, और बाद में से इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये जो था, ये बहुत ही एकदम डेयरिंग वर्क था, एकदम ओरिजिनल टाइप में था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्शनल हैं,
ओरिजिनल नहीं है, इनकी लाइफ से नहीं है। आई विल कोट हर लाइन्स। इन्होंने बोला है, some people told me that writing an autobiography like this with absolute honesty, keeping nothing to oneself, is like doing a striptease. True, maybe. I will firstly strip myself of clothes and ornament, and then I intend to peel off this light brown skin and shatter my bones. At last, I hope you will be able to see my homeless, orphan, intensely beautiful soul, deep within the bone, deep down under, beneath even the marrow, इन अ फोर्थ डायमेंशन। ये इनका जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें से एक छोटा सा सेक्शन लिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है। अब इंट्रोडक्शन की बात आती है। एन इंट्रोडक्शन तो बहुत ही बोल्ड पोएम है, जिसमें आपने देखा ही है कि इन्होंने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है फेमिनिटी को, इंडिविजुअलिटी को, ट्रू फीलिंग्स को, अबाउट द मैन, अबाउट द पॉलिटिक्स। जैसे कि ये बोलती हैं उस पोइट्री में, आई डोंट नो द पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ द पर्सन हु आर इन द पावर। कुछ ऐसी लाइन्स है जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि इन्हें नहीं पता पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बट स्टिल शी नोज द नेम ऑफ द पर्सन। तो उसमें बता रखा है कि हाँ, जो मेन है दे हैव द पावर कि वो पॉलिटिक्स चला सकें। विमेन के पास भी है नॉलेज बट दे आर नॉट अलाउड। तो ये जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ये लिखी गई थी कोलोकियल स्टाइल में, जिसमें इन्होंने एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किया था, स्टाइल यूज़ किया था, जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शो किया है, थॉट्स बताया है बोल्ड मैनर में। उसमें एक लाइन थी जब इन्होंने कहा था कि व्हेन आई आस्क्ड फॉर लव टू माय पेरेंट्स, जब इन्होंने प्यार के लिए बोला तो उनके घर वालों ने क्या किया, इनकी शादी कर दी। दे लॉक्ड हर इन अ रूम विद अ मैन। ऐसी कुछ लाइन्स है विच वॉज रियली फेबुलस और बहुत ज़्यादा बोल्ड मैनर में लिखा गया है। शी रियलाइजेज हर आइडेंटिटी एंड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ द नीड ऑफ एवरी वुमेन, कि हर एक वुमेन की नीड है टू रेज हर वॉइस, कि अपनी वॉइस को उठाए। किसके अगेंस्ट में? मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी है उसके अगेंस्ट में। तो जो पोइट है वो क्या करे, वो लॉन्ग्स करे फॉर लव, जो कि उन्हें नहीं मिला। जैसे कि उन्होंने अपनी पोएम में बोला था, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएम, जिसमें बोल रही थी कि अब इनकी कंडीशन ऐसे है जैसे कि एक डॉग होता है जो एक डोर से दूसरी डोर पर जाता है। उसमें आई थिंक इनकी पोइट्री थी जिसमें ये बताती हैं इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कुछ ऐसी पोइट्री का नाम है, आई थिंक वही है। उसमें इन्होंने किस तरीके से शो किया है कि लवलेस इनकी लाइफ हो चुकी है। तो एक ऐसी चीज़ को शो करना, लवलेस लाइफ को, लोनलीनेस को, फ्रस्ट्रेशन को, उस टाइम पे कॉमन नहीं था। एक विमेन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था कि हाँ आप विमेन के वर्क में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। अब इनकी दूसरी पोएम थी अ हॉट नून इन मालाबार। ये किसके बारे में? ये क्लाइमेट के बारे में है, जो कि इनका मालाबार टाउन में घर था या फिर सराउंडिंग थी, उसके बारे में बताती है। और कैसे पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा अनॉयड हो जाते हैं हीट की वजह से, डस्ट की वजह से, नॉइज़ की वजह से, लेकिन कमला दास उन चीज़ों को इन्जॉय करती है, लाइक करती है। शी लॉन्ग्स फॉर द हॉट नून इन मालाबार। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ से एसोसिएट कर पाती हैं। जो चीज़ें हैं, ये इतना जो वाइल्ड सा नेचर है, ये इन चीज़ों को एसोसिएट करती है वाइल्ड मैन से, वाइल्ड थॉट से, वाइल्ड लव से। तो जितनी भी वाइल्ड चीज़ें हैं वो इन चीज़ों को मैन से, थॉट से और लव से, वाइल्ड चीज़ों से कनेक्ट कर रही हैं। और इट इज़ अ टॉर्चर फॉर हर टू बी अवे फ्रॉम मालाबार। तो इनके लिए एक टॉर्चर है। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ जो चीज़ें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, शी इज़ द वन हु लाइक्स इट। अब पोइट्री आती है इनकी माई मदर एट 66। ये तो आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी, CBSE में इंग्लिश में लगी हुई है, आई थिंक 12th क्लास में ही लगी हुई है, 12th या 11th में, जो भी है। तो इसमें ही बताती है अपनी मदर डॉटर का जो रिलेशन है उसको शो कर रही हैं। जो एक थीम है एजिंग का, एक जो ग्रोन अप और जो सेपरेशन का थीम है, लव का थीम है, ये उसको शो कर रही हैं। अब डांस ऑफ यूनिक, तो डांस ऑफ यूनिक्स जो है एक इनकी दूसरी फाइन पोएम है जो कि कमला दास ने लिखी है। इसमें इन्होंने सिंपैथी दिखाई है यूनिक्स के टूवर्ड्स में, और ये भी कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल टोन में लिखी गई है। जो यूनिक्स का जो डांस है वो दिखाया गया है, कैसे हीट होती है, जो सन की गर्मी होती है वो उसमें डांस करते हैं। उनकी जो कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, उनका जो पैशन है और जो वो डांस कर रहे होते हैं, ये दिखाते हैं विमेन की जो फीमेल की डेलिकेसी है उसको। उनका जो अपीयरेंस होता है, जो बाहर से अपीयरेंस दिख रही होती है, जो जॉय दिख रहा होता है, कि किस तरीके से आप देखते हो कि अगर शादी में कोई ऐसे आता है और वो किस तरीके पर डांस कर रहा होता है, उसकी ज्वेलरी, उसके आउटवर्ड जो उसका अपीयरेंस होता है, वो इतना ज़्यादा खुश लगता है कि ये बहुत खुश है। लेकिन यही चीज़ें कॉन्ट्रास्ट करती हैं उनकी इनवर्ड जो उनके अंदर सैडनेस है उससे, कि हाँ वो बाहर दिखा रहे हैं खुश है लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई सोसाइटी की वजह से नहीं है। दे आर द वन जो उनको
डाउन ट्रोडन समझ रहे हैं, इसीलिए तो LGBTQ लागू हो गया है, ये चीज़ें फॉलो हो रही हैं। तो ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं होती है, क्योंकि हर एक जो पर्सन है वो इंडिविजुअल है, वो अपने आप में ब्यूटीफुल है, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने का आपको तो कोई राइट है नहीं। दूसरी पोएम है अ रिक्वेस्ट, ये भी इनकी रियलाइज़ करती हैं अपनी लाइफ में मीनिंगलेसनेस को, कि जो लाइफ है वो एक तरीके से मीनिंगलेस है, वो अपने आप को अलोन पाती हैं, कलरलेस पाती हैं, कि उनके पास कोई कलर नहीं है, क्लाइंबिंग जो कोई भी पैटर्न नहीं है, तो ये सब चीज़ें इनकी उसमें देखी जाती हैं। अब बात आती है कि इनको इतना ज़्यादा इन्होंने बोल्ड वर्क लिखा है, फ्रैंक एक्सप्रेशन लिखा है, तो इनसे क्या हुआ कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया। इनको पोइट्री में बोला गया कन्फेशनल पोइट्री इनकी होती है, तो आपने देख ही लिया कन्फेशनल क्यों होती हैं। इनके मेन थीम्स क्या होते हैं, फ्रीडम को लेके, लव को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इन्होंने वर्क लिखे हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि नॉवल भी लिखी है इन्होंने। पर्सनल लाइफ में क्या, इनके हस्बैंड से रिलेटेड कुछ बात होगी, तो इनके जो हस्बैंड थे जिनका नाम था माधव दास, अब आपको शायद नहीं पता होगा, तो जिनके हस्बैंड थे ही वॉज बायसेक्सुअल, और वो कब हुआ, मतलब कि इनकी जब शादी हो गई थी उसके 43 ईयर्स के बाद में। ये शायद आपको में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये हिंदू फैमिली में बर्थ हुआ था इनका, लेकिन इन्होंने बाद में कन्वर्ट कर लिया था अपने रिलीजन को इस्लाम में दिसंबर 11, 1999 में, और उसके बाद इनका नाम हो गया था कमला सुरैया। तो ये तो था इनके बारे में कुछ चीज़ें। अब बात आती है अवार्ड्स की, कि इनको अवार्ड्स क्या मिले हैं, तो इनको पैन एशियन पोइट्री प्राइज़ मिला है 1963 में। उसके बाद केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनकी शॉर्ट स्टोरी थानुपू के लिए। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है अलग भी, लेकिन स्पेलिंग में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। 68 में मिला था। शॉर्ट लिस्ट हुई थी नोबेल प्राइज़ के लिए भी, लेकिन मिला नहीं था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट हुई थी 84 में। केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको इनकी पोइट्री कलेक्शन के लिए 85 में। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था इनकी बेस्ट स्टोरी के लिए 88 में, और भी एशियन पोइट्री प्राइज़ मिला था 98 में। ऐसे ही इनको और भी अवार्ड्स मिले हैं, तो आप समझ सकते हो कि इनके वर्क्स इतने फेमस क्यों हैं। अब बात आती है बुक्स की। बुक्स में इन्होंने लिखी है नॉवल है इनकी अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये भी विमेन के इशू से ही डील करती है। हालांकि मुझे इसकी PDF नहीं मिली गूगल पर, बट स्टिल जो भी मेरे को मिला मैंने उसमें इसको पढ़ा, तो मैंने देखा कि इसमें भी इन्होंने विमेन के ऊपर ही डील कर रखा है, उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर डील कर रखा है। ये पब्लिश हुई थी 76 में। ऑटोबायोग्राफी है इनकी माई स्टोरी 76 में। शॉर्ट स्टोरी है अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये इंपॉर्टेंट वन है, 77 में पब्लिश हुई थी। 92 में पब्लिश हुई है पद्मावती द हेरल्ड एंड अदर स्टोरीज। पोइट्री में है साइरन, समर इन कैलकाटा एंड इंट्रोडक्शन, द डिसेंडेंट्स, ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर स्टोरीज, स्ट्रेंज टाइम, टू नाइट दिस सैवेज राइट, कलेक्टेड पोएम्स, अनामलाई पोएम, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, माई मदर एट 66, या अल्लाह, वर्ड्स, पनिशमेंट इन द किंडरगार्टन। ये इनके कुछ वर्क। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स जानने को मिले होंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।